हेलो दोस्तों, एचपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हरेंद्र आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूं ज्योग्राफी की एक नई क्लास के साथ। तो मित्रों, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो था वायुमंडल और उसकी परतें, और आज के वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है वायुमंडलीय गैसों की विशेषताएं। तो वायुमंडल की गैसों की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे मित्रों। अच्छा देखिए, ये जो वीडियो है वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें गैसों से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है नहीं? तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। और मित्रों, जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मेरी पिछली क्लास देख लें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ठीक है मित्रों। तो चलिए हम ज्यादा बातें न करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो गैसों की विशेषताएं हैं आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने पहले से ही समय बचाने के लिए गैसों को यहाँ लिख दिया है। इन गैसों से आने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम इसमें कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका मीथेन। तो मित्रों, अगर हम मीथेन की बात करें तो इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे इसको मार्स गैस कह दिया जाता है, मार्स गैस कह दिया जाता है इसको गोबर गैस कह दिया जाता है। इसके अलावा इसको ये प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानी जाती है, प्राकृतिक गैस, ठीक है मित्रों। ये इसके कुछ उपनाम भी हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो देखो, इसकी जो पहली विशेषता है मित्रों वो है कि ये सड़े गले स्थानों से निकलती है। अगर हम नदी नालों की बात करें, जैसे विशेष तौर पर नालों की बात करें या नदियों के किनारे जो आपके पादप सड़ जाते हैं उनसे जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी है? तो मीथेन है। तो हम कह सकते हैं कि ये सड़े गले स्थानों से निकलती है, सड़े गले स्थानों से निकलने वाली गैस है, निकलती है। बात क्लियर हो गई मित्रों। अगर हम इसकी दूसरी विशेषता की बात करें तब जब जो जानवर जुगाली करते हैं, ठीक है ना, जुगाली बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो जब जानवर खाना खाने के बाद में देसी में बोल देते हैं रौंचना, ठीक है नहीं? तो जब जुगाली करते हैं जानवर तब जुगाली के समय आपने देखा होगा कि झाग जैसा उनके मुंह के इधर उधर आ जाता है। तो ये क्या है? तो ये मीथेन है। तो याद रखना, जुगाली के समय जानवरों के मुंह से निकलती है, जानवरों के मुंह से निकलती है। इसके अलावा मित्रों अगर हम बात करते हैं आपका तीसरी विशेषता की बात करें तो देखो, धान के खेतों से कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेतों से जो गैस निकलती है वो कौन सी है? तो वो है आपका मीथेन। क्योंकि धान के खेतों में भी क्या होता है, खरपतवार पानी भरे रहने की वजह से सड़ जाता है, इसलिए ये गैस वहां से भी निकलती है, ठीक है मित्रों। और जो भी हमारे गोबर गैस के प्लांट वगैरह रहते हैं, ठीक है नहीं, तो ये गैस वहां से भी निकलती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन थे। अब देखिए, दूसरी जो गैस है क्रम में मित्रों वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? तो दूसरी जो गैस है वो आपकी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम जो पढ़ने वाले हैं अभी विशेषताएं वो किसकी पढ़ेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषताएं पढ़ेंगे। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग सभी जानते ही हैं क्या है, और मैं आपको बता देता हूं, जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सबसे गर्म गैस है। क्या है? सबसे गर्म गैस है। और मैंने आपको बता दिया था ये सबसे ज्यादा गर्म गैस है। तो जो हरित गृह प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार है वो ये है। हालांकि ये अकेली जिम्मेदार नहीं है, इसके साथ SO2 भी जिम्मेदार है और मीथेन भी जिम्मेदार है। क्योंकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों ही जिम्मेदार रहती हैं आपकी हरित गृह प्रभाव में, ठीक है नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने में तीनों का योगदान है। तो गर्म गैस है, कभी पूछ लिया जाता है इससे कि वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? जो वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, वैश्विक ताप वृद्धि के लिए, वैश्विक ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो आप आसानी से बता पाएंगे
वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करते हैं, कभी ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन के ग्लेशियर पिघलने के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तब भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। और अगला कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये जो हमारी बर्फ रहती है, ये जो बर्फ रहती है वो क्या है, तो जो बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो बर्फ है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रखिए मित्रों इसको, ठीक है ना। और इसीलिए तो कभी चोट लग जाती है तो कह दिया जाता है कि बर्फ से सिकाई करवा लेना, जबकि बर्फ तो देख पकड़ के छू के देखो उसको तो वो ठंडी होती है। ठीक है, अरे बर्फ ही छूने में ही तो ठंडी है, पर उसकी जो तासीर है वो कैसी होती है मित्रों, तो तासीर गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि वो ठोस CO2 है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखो अगर हम बात करें कि हमारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, क्या हैं, हमारे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस मिलाई जाती है। जितने भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाई जाती है, इसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कि मेले वगैरह में अगर गए होंगे तो एक व्यक्ति जो बोतल में भर के ऐसे मशीन में डालता है, ऊपर से फिर उसमें गैस छोड़ता है, उसके बाद फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स बना देता है। ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस डाली जाती है आपकी, तो ये CO2 ही है। अच्छा अगला एक और अगर हम बात करें मित्रों, तो देखो इससे संबंधित एक और पॉइंट है, जैसे हम जब श्वास लेते हैं अंदर, ठीक है नहीं, तो जो वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनको उसी प्रतिशतता में अंदर ले जाते हैं, लेकिन जब वापस छोड़ते हैं तो उन गैसों में अंतर आता है। ठीक है, इस बात को भी यही समझ लो। ऐसे समझो कि जब हम गैसों को अंदर ले जाते हैं तो वही नाइट्रोजन 78% है लगभग, मैंने आपको 78.3 लिखा चुका हूं पहले ही, तो 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, और CO2 कितनी है, तो 0.03% है। अरे यही तो है। ठीक है, तो मतलब जो जिस तरह से उपस्थित है गैसें उसी क्रम में हम अंदर ले जाते हैं। श्वसन की बात कर रहा हूं, मानव श्वसन। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब वापस करते हैं, ये तो हम इनको अंदर ले जा रहे हैं, और जब बाहर छोड़ते हैं, जब इनको हम छोड़ते हैं गैसों को, तो मित्रों छोड़ते समय इनमें कुछ अंतर आता है। जैसे नाइट्रोजन तो जैसी गई थी वैसी हमने छोड़ दी, इसका तो कोई मतलब है ही नहीं, कोई क्रिया है ही नहीं, केवल हमारे जो फेफड़े हैं वो इसको अवशोषित कर लेते हैं, और इसको अवशोषित करते हैं कितना, तो केवल 4%। याद रखना इसको, फेफड़े 4% ऑक्सीजन को अवशोषित करके वो किस में बदल देते हैं, वो बदल देते हैं मित्रों आपकी कार्बन डाइऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस आती है तो कितनी आती है, तो आती है ये 4.03%। इस बात को याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ज्यादा मात्रा में छोड़ते हैं और पेड़ इसको अवशोषित करते हैं और वो फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है मित्रों, अच्छा इसके अलावा अगर हम देखें कि पृथ्वी की जो तलहटी है उसके निचले भाग पर जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है, तब भी आपको इसकी प्रतिशतता अधिक मिलेगी क्योंकि ये एक बाहरी गैस भी है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनने वाले सामान्य क्वेश्चन थे, सामान्य उसकी विशेषताएं थी। ठीक है, दूसरा देखिए अगला जो मैंने लिखा है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो आप लोग जानते ही हैं ऑक्सीजन क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ये प्राणदायी गैस है। ये क्या है ऑक्सीजन मित्रों, तो ऑक्सीजन जो है आपको प्राण देने वाली गैस है। और ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ये आपका दहन का मतलब होता है किसी चीज को जलाना। आप लोग देख रहे हैं अगर दीपक जल रहा है या कहीं भी आग जल रही है, तो जब तक ऑक्सीजन उसके पास पहुंचती रहेगी तब तक आग जलती रहेगी, और जैसे ही ऑक्सीजन का संबंध उससे खत्म हुआ वैसे ही वो बुझ जाएगी। अरे आप लोग जानते हैं कि जो हमारे अग्निशामक यंत्र होते हैं इनमें कौन सी गैस होती है, तो उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको भी याद रखना। अग्निशामकों में कौन सी गैस होती है, तो अग्निशामक यंत्रों में जो आपने देखे होंगे लाल लाल इतने इतने बड़े सिलेंडर जैसे होते हैं, उनमें अग्निशामक में CO2 गैस होती है। और CO2 को क्यों रखा गया है, क्योंकि वो ऑक्सीजन का संपर्क आग से खत्म कर देती है। अरे भारी गैस है और भारी गैस नीचे रहेगी, ऑक्सीजन का संबंध उससे खत्म हो जाएगा तो आग अपने आप बुझ जाएगी। बात क्लियर है। तो ये दहन में सहायक है, ये खुद ज्वलनशील नहीं है लेकिन दहन में क्या करती है, ये सहायता करती है, तो सहायक है ये। ठीक है, दहन में सहायक है। उसके अलावा हम बात करते हैं दहन के अलावा
श्वसन में तो मैंने आपको पहले से बता ही दिया है, ठीक है मित्रों। श्वसन में मैं आपको पहले से बता ही चुका था। और इसके अलावा देखो हमारे यहाँ वो एक गैस वेल्डिंग रहती है, तो गैस वेल्डिंग में ये एसिटिलीन के साथ मिलकर भी काम करती है। गैस वेल्डिंग जो होती है, आपने देखा होगा गैस वेल्डिंग, उसमें 2 सिलेंडर जैसे रहते हैं। तो गैस वेल्डिंग में ये क्या करती है, एसिटिलीन के साथ, अकेले नहीं, इसमें एसिटिलीन भी होती है, तो एसिटिलीन के साथ मिलकर गैस वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कभी रंग पूछ ले इसका तो बता चुका हूं, ये नीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, नीले रंग की होती है। और अभी आजकल तो आप देख रहे थे कोरोना काल में कितनी जरूरत पड़ गई थी इसकी, ठीक है। तो चलिए मित्रों अगली गैस की विशेषता की बात करते हैं। तो अगली जो क्रम में हमने गैस लिखी है वो है आपका क्लोरोएसिटोफिनोन, एक्रोलिन, अल्फा क्लोरो और है कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये देखो, ये जो सभी गैसें हैं, चारों गैसें, ये इंपोर्टेंट है, कई बार आता है, इनको अश्रु गैस कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है मित्रों इनको, ये अश्रु गैस के नाम से जानी जाती है सभी। पर एग्जाम की दृष्टि से ये वाली ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ऑप्शन में ये वाली ज्यादा मिलेगी, क्लोरोएसिटोफिनोन। हालांकि कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में ये सब रख देता है, ठीक है, तो याद रखना ये अश्रु गैस है। और इसके अलावा इन अश्रु गैसों को एक और नाम दिया गया है मित्रों, अश्रु गैसों को अमृत्यु का हथियार भी कहा जाता है। तो इनका जो दूसरा नाम है इनको कह देते हैं अमृत्यु का हथियार। अमृत्यु का हथियार इसलिए कह देते हैं क्योंकि जब भी भीड़ वगैरह जमा हो जाती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़ देते हैं, ठीक है नहीं, जिससे ये आंखों में चेतन उत्पन्न करता है। और कभी कभी तो इससे आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो इससे मृत्यु नहीं होगी पर आदमी को परेशानी जरूर होगी, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, अमृत्यु का हथियार। बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं अमोनिया की। तो अमोनिया आप लोग जानते हैं, सबसे पहले तो ये ठंडी गैस है और इसका जो प्रयोग है मित्रों वो कहाँ होता है, तो शीत ग्रहों में। अरे मैंने पिछले वीडियो में आपको भारी गैस, हल्की गैस, ठंडी गैस, गर्म गैस सभी लिखवा दिए, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, ठीक है। तो यहां देखिए शीत ग्रहों में इसका प्रयोग होता है, शीत ग्रहों में प्रयोग होता है, ठीक है ना। और देखो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी आपका ये एसी होता है और फ्रिज होता है, अगर उनमें फ्रीऑन ना हो तो उसकी जगह इनको भी भर दिया जाता है, ये सेकंड ऑप्शन में रहता है। हालांकि फ्रिज में और एसी में जो गैस भरी जाती है वो फ्रीऑन है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखी है, देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, फ्रीऑन का जो कार्य है वो क्या है, तो ये कहाँ भरी जाती है आपकी एसी और फ्रिज में, एसी में और फ्रिज में भरी जाती है प्राथमिक तौर पे। लेकिन अगर हम बात करें, मान लीजिए बाई चांस ये नहीं है, तो इसकी जगह किसका उपयोग कर लिया जाता है, तो इसकी जगह अमोनिया का भी प्रयोग कर लिया जाता है। और एक और बात देखिए, यहाँ मैंने लिखा CFC, तो फ्रीऑन का ही एक कारक क्या है, CFC, जिसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये वही है जो ओजोन परत को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है मित्रों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बात क्लियर हो गई, समझ पाए अमोनिया को और फ्रीऑन को। अच्छा, अमोनिया की कुछ और विशेषताएं, जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं कभी कभी इसकी गंध की बात करें कि इसको कैसी गंध आती है इसमें, तो दुर्गंध वाली गैस है ये, ठीक है ना, ये दुर्गंध वाली गैस है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूरिन होता है, जो यूरिन होती है, या शौचालयों के बाहर देखा होगा, अस्तबलों के बाहर देखा होगा, एक गंदी स्मेल आती है। तो उस स्मेल का कारण क्या है, तो मित्रों उस स्मेल का कारण भी अमोनिया है, ठीक है नहीं। तो ये दुर्गंध वाली गैस है, ये कैसी है, तो दुर्गंध वाली गैस है। और आप लोग जानते हैं कि शौचालय और जो अस्तबल होते हैं उनके बाहर, ठीक है, और उसके अलावा व्यक्ति के यूरिन में भी ये इसी के कारण क्या होता है, आपका दुर्गंध आती है। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा इसको रुलाने वाली गैस भी कहा जाता है, इसको रुलाने वाली गैस भी कहा जाता है, रुलाने वाली गैस। तो ये रुलाने वाली गैस भी है, ठीक है। और हंसाने वाली गैस आप सभी जानते होंगे मित्रों, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है, तो यहां मैं लिख देता हूं आपको, हंसाने वाली गैस, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हंसाने वाली जो गैस है वो है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है
इसको कह दिया जाता है मित्रों हंसाने वाली गैस, N2 इसका फॉर्मूला होता है। हंसाने वाली गैस इसको कहा जाता है और रुलाने वाली गैस कहा जाता है आपका अमोनिया को। इतनी बात क्लियर हो गई मित्रों। अगला अगर हम बात करें क्लोरीन की, अब हम किसकी बात करेंगे, अगली जो गैस है वो है क्लोरीन। और क्लोरीन की विशेषता है कि ये फूलों का रंग उड़ा देती है। इसकी क्या विशेषता है, तो ये फूलों का रंग उड़ाने की विशेषता है, फूलों का रंग उड़ा देती है ये, ठीक है नहीं, कोई भी फूल किसी भी कलर का है वो कैसा हो जाएगा क्लोरीन का इस्तेमाल के बाद, तो मित्रों वो हो जाता है सफेद रंग का। कैसे रंग का हो जाता है, सफेद रंग का हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखिए, अगली अगर हम बात करें मित्रों तो वो है आपका एलपीजी और सीएनजी, दोनों ही महत्वपूर्ण गैसें हैं और कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए दोनों की बात करेंगे हम, ठीक है, इनको हटा देता हूं, अब इनकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलपीजी को ही देख लेते हैं। एलपीजी देखो मित्रों, देखिए एलपीजी की अगर बात करते हैं तो एलपीजी क्या है, ठीक है, यहां लिख देते हैं, इससे ऊपर ठीक रहेगा। देखो एक है आपकी एलपीजी और इधर लिख देते हैं सीएनजी, ठीक है, दोनों ही गैसें बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों को बताते चलते हैं। देखिए सबसे पहले एलपीजी, तो इसको बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है ये, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, इसको द्रवित गैस भी कहा जाता है, ठीक है। सीएनजी क्या है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। बात क्लियर है, पहले इसको देख लेते हैं एलपीजी। देखो इसमें पूछा जाता है कि एलपीजी किस किस का मिश्रण है, तो मित्रों एलपीजी में ब्यूटेन, उसके अलावा होती है इसमें प्रोपेन और कुछ मात्रा में होती है इसमें ईथेन। मैं आपको प्रतिशत भी बता देता हूं कितना कितना प्रतिशत है, लगभग ये 60 से 65% तक होती है, ये आपकी 30 से 35% तक होती है और ये होती है आपकी 3 से 4% तक होती है आपकी ईथेन। और ये देखो एक और बात, ये जो तीनों ही गैसें हैं वो कैसी होती हैं, तो तीनों ही गैसें होती हैं गंधहीन, अर्थात इनमें कोई भी गंध नहीं आती। फिर भी आपने देखा होगा कभी एलपीजी जो सिलेंडर है अगर उसमें गैस का रिसाव हो जाए तो फिर हमको पता चल जाता है, हमको दुर्गंध से महसूस हो जाता है, तो उसमें दुर्गंध के लिए क्या मिला दिया जाता है मित्रों, तो वो है आपका एथिल मरकैप्टन। इसमें एथिल मरकैप्टन नाम का पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे उसमें दुर्गंध आए और रिसाव का पता चल जाए, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद आप लोग प्रयोग जानते ही हैं क्या है, खाना वाना बनाने में इसका प्रयोग रहता है। सीएनजी की बात करें तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, और इसको हम कहेंगे तो संपीड़ित गैस, ठीक है नहीं, प्राकृतिक जो संपीड़ित गैस है उसको सीएनजी बोलते हैं। अच्छा इसके कभी मुख्य घटकों की बात करें तो इसमें मीथेन होती है सबसे ज्यादा मात्रा में, और मीथेन के बाद ईथेन, मीथेन और ईथेन होती है, इसमें लगभग आपको 85 से 90% तक क्या मिल जाएगा, 85 से 90% तक मीथेन मिलेगी और लगभग 10% क्या होती है इसमें ईथेन होती है। तो ये दो गैसों का ही मिश्रण है। अगला देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं सीएनजी की तो प्रयोग आप लोग जानते हैं, वाहनों में इसका प्रयोग होता है, वाहन चलाने में, है ना। तो एक और मीथेन मैंने बताया था प्राकृतिक गैस भी है, तो ये एक तरह से सीएनजी में क्या है आपका मीथेन ही होती है। बात क्लियर हो गई। अगला चलिए, अगला इसके बाद गैस देखिएगा, फ्रीऑन मैं बता ही चुका हूं आपको। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की देखिए, अगर हम नाइट्रोजन की विशेषता की बात करते हैं तो जो नाइट्रोजन है आपका वो है शुष्क, ये किसी भी चीज को शुष्क रखने के काम में आता है। किस काम में आता है, शुष्कता के लिए इसका प्रयोग होता है नाइट्रोजन का, शुष्कता के लिए। जैसे आप लोग देखते होंगे खाद्य पैकेट, अरे जो खाने वाले पैकेट हैं जैसे हम लोग खाते हैं पैकेट, जैसे नमकीन है, कुरकुरा है, ये सब आते हैं ना, तो उनमें आपने देखा होगा गैस कई एक बार एक ऐड देता रहता है कि वो 10 रुपए के लेज लो या 10 रुपए के कुरकुरे लो, तो उसमें जो 2 रुपए के कुरकुरे 8 रुपए की गैस होती है ना। तो वो जो गैस है वो कौन सी गैस है,
तो वो गैस है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? ये नाइट्रोजन ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि खाद्य पैकेटों में इसका प्रयोग होता है। जो खाद्य पैकेट होते हैं, खाद्य पैकेटों में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखो हमारे बॉडी से जो गैस उत्सर्जित होती है ना, वो सब भी क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका एसिटिलीन और एथिलीन, इनको देखिएगा, एसिटिलीन और एथिलीन, तो फल पकाने के काम में इनका उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन और एथिलीन का मैंने बताया था ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बाइंडिंग भी करती है, जबकि इनका जो वास्तविक काम है वो कल क्या है? आपका कृत्रिम रूप से फल पकाना। ये कृत्रिम रूप से फल पकाना इसका काम है। तो ये कृत्रिम रूप से फल पकाने में काम में आती है मित्रों। इसके अलावा देखो अगली जो गैस मैंने लिखी है आपको, वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड? तो ये है आपका वाहनों से निकलने वाला धुआं। वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है वो क्या है आपका? तो वाहनों से निकलने वाला धुआं कहलाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। और काफी ये जहरीला होता है। इससे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आसपास के वृक्ष हैं उन्हें भी ये बहुत हानि करता है, और मनुष्य के लिए इससे श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? श्वसन संबंधी रोग। तो ये मनुष्यों को श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न कर देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अगला देखिए मैंने लिखा है आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड। बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका जो उपनाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड का मित्रों वो क्या है? तो इसका उपनाम है मिक गैस। क्या कह देते हैं इसको शॉर्ट में? इसको बोल देते हैं मिक गैस। ठीक है नहीं? और फॉर्मूला मैंने लिख दिया है इसको C2H3NO। ठीक है। अच्छा ये है क्या? तो देखो ये इसलिए चर्चा में आ गई थी, ये एक विषैली गैस होती है और चर्चा में इसलिए आई कि 3 दिसंबर 1984 को इसका रिसाव हो गया था भोपाल में। कहाँ पे हो गया था? तो भोपाल में इसका रिसाव हो गया था, और उस रिसाव में काफी लोग मारे गए थे। और इसको जो जिम्मेदार माना गया इस गैस को या इस घटना को क्या कहा गया? तो इस घटना को कहा गया मित्रों भोपाल त्रासदी का नाम दिया गया इसको, भोपाल त्रासदी। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हो गया था। तो वो कौन सी गैस थी मित्रों? वो थी आपकी मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनाइड। हालांकि देखो ये आ कहां से गई? ठीक है ना? तो ये वहां से, इसका काम जो होता है वो रबर बनाने में और जो चिपकाने वाले ग्लू बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? लेकिन हैवी ग्लू, ये नॉर्मल वाले नहीं। ठीक है। विशेष तौर पर रबर में इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। अगला देखिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको मस्टर्ड गैस। अगली जो गैस लिखी है क्रम में मस्टर्ड गैस। सबसे पहले देखो मस्टर्ड की बात करें तो इसमें ये जो रहती है, जो गंध आती है, इसकी जो गंध है वो कई बार पूछ ली जाती है। तो सरसों के तेल की तरह इसकी गंध रहती है आपकी। कौन सी गैस है? मस्टर्ड गैस। ठीक है ना? अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि और क्या विशेषता है इसकी, तो देखो सबसे बड़ी विशेषता है इसका प्रयोग हथियार के तौर पर किया गया था। ठीक है नहीं? इसका प्रयोग हम अगर बात करते हैं तो इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, और रासायनिक हथियार के तौर पे इसका प्रयोग किया गया था। रासायनिक हथियार के तौर पर प्रथम विश्व युद्ध में तो प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के तौर पर प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। ये तभी से चर्चा में है और सभी को पता होगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक रहा है। तो 1914 से कब तक रहा था? 1918। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं आपका नियोन गैस। बहुत इंपोर्टेंट है नियोन गैस। इसको देखिए, तो देखो जो नियोन गैस है इसका प्रयोग नियोन लैंप बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? नियोन गैस का। तो नियोन गैस का जो प्रयोग है वो है आपके नियोन लैंप बनाने में किया जाता है। अब कभी पूछ ले कि इन लैंप की क्या विशेषता है या क्या प्रयोग है, तो नियोन लैंप का प्रयोग किया जाता है आपका जो कोहरे के समय
वायुयान चालकों को संकेत देने के लिए, वायुयान चालकों को संकेत देने के लिए। इससे क्या होता है कि वायुयान चालकों को संकेत दिया जाता है कि कोहरे में कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन नियॉन लैंप का प्रकाश कोहरे में भी दिखाई देता है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है मित्रों, अब देखो बात करते हैं रेडान की। तो रेडान को मैं पहले भी बता चुका हूं आपको और फिर से बता रहा हूं कि अगर हम रेडान की बात करते हैं तो ये सबसे भारी गैस है। क्या है भाई? रेडान क्या है मित्रों? तो रेडान है आपकी सबसे भारी गैस है, और उसके अलावा इसका जो प्रयोग है वो कैंसर के इलाज में भी होता है। इसकी दो विशेषताएं देखें, सबसे भारी है ये, और एक और मैंने बताया था कि जब भी भूकंप आते हैं तब ये उत्सर्जित हो जाती है, इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और उसके अलावा मैंने आपको कहा कि ये कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग है। कैंसर में जो रेडियोथेरेपी होती है, कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और जो रेडियोथेरेपी है उसमें उसको बोलते हैं क्या? रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में इसका प्रयोग किया जाता है आपका रेडान का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम की भी कई विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखो, अच्छा एक और बात आप लोग जान रहे होंगे कि रेडान है, नियान है, ये जीनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये सब क्या होती हैं? तो सब अक्रिय गैसें होती हैं, जानते होंगे, आपने सबने पढ़ के रखा हुआ इंटर क्लास में। हीलियम को देखिए, तो हीलियम की बात करते हैं तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा हल्की गैस हाइड्रोजन होती है, पर अगर प्रयोग की बात करें तो हल्की गैस के लिए जहां भी प्रयोग होती है वो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है ना? तो देखो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आपको पूछेगा कि वायुयान के जो टायर हैं या वायुयान के पहियों में इसका प्रयोग किया जाता है, गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का प्रयोग गुब्बारों में भी किया जाता है। मतलब जहां जहां हल्की गैस की आवश्यकता है वहां किसका प्रयोग करते हैं? तो वहां पे हीलियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, हम अगर बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड और फास्फीन की, तो इनको भी देखिए, एक मिनट पानी दे। देखिए मित्रों, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इससे ये क्वेश्चन बन जाता है, और वो बनता है कि आपको सड़े अंडे की गंध देने वाली गैस कौन सी है? तो ये आपको सड़े अंडे की गंध देती है, सड़े अंडे की गंध देने वाली गैस है, सड़े अंडे की गंध देने वाली गैस, सड़े अंडे की तरह इसमें से गंध आती है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड से, कई बार पूछा जाता है। और देखो जब भी फास्फीन की बात करें तो इससे सड़ी मछली की गंध आती है। इससे कैसी गंध आती है? तो सड़ी मछली की गंध आती है। ठीक है ना? याद रखना, सड़े अंडे की इससे आती है, सड़ी मछली की इससे आती है। तो ये कुछ प्रमुख गैसें थी, और आपको एग्जाम में इनसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे जलमंडल, क्योंकि अब आपका वायुमंडल खत्म हो गया। ठीक है मित्रों, तो चलिए पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ HPGS जोन। और देखिए मित्रों, वीडियो देखना ना भूलें, जलमंडल अगला वीडियो आ रही है जल्दी।